हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और हम एनसीईआरटीज पढ़ते क्यों हैं। आप हमेशा ये बोलते हो कि सर कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सर एनसीईआरटी पढ़ना क्यों है? आपने ये सोचा है कि सब लोग एनसीईआरटी पढ़ने का बोलते क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमने पहले भी बात की थी कि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट व्हाई। हमें सोचना है कि क्यों, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत ही क्यों पढ़ रहे हैं, दूसरी बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस आपके मन में आना चाहिए कि एनसीईआरटीज ही क्यों पढ़ना है। और फिर हम एक डिटेल लिस्ट में, जो आप बोल रहे थे कि सर आप हमें बता दीजिए कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, सो मैं आपको एक डिटेल लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि हमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, और हमें इन एनसीईआरटीज को पढ़ना क्यों होता है, हम उस लॉजिक को भी समझेंगे। सो वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। देखो, यूपीएससी में हम हमेशा बेसिक्स हमारा हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें पता नहीं होता है। और यूपीएससी जो पहले का पैटर्न था ना, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें आती थी, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते थे। मतलब कि कोई भी ने भी एक आध बुक पढ़ ली तो ठीक है, लेकिन आजकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इवन प्रीलिम्स में भी कंसेप्चुअल प्लस फैक्ट्स दोनों मिक्स आते हैं, सिर्फ फैक्ट्स नहीं आते। प्रीलिम्स में भी अगर आपने क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखा होगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्लस फैक्ट्स दोनों मिक्स करके वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो एनसीईआरटी हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 6th क्लास की पढ़ो, 7th क्लास की पढ़ो, तो एकदम ऐसे स्टोरी फॉर्मेशन नहीं हो जाता, ऐसे बच्चों वाली एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। कुछ उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए होते, तो एकदम स्टोरी बन जाती है। तो हमें स्टोरीज ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहती कंपेरेबल टू कि हम ऐसे कोई भी बुक लेके पढ़ रहे हैं। ये आपको भी पता है ना कि अगर हमें हमारी दादी जी या दादाजी हमें स्टोरी सुनाते थे बचपन में, अगर आपने सुनी हो तो उनकी स्टोरीज हमें ध्यान रह जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्टोरी में हम इमेजिन करने लग जाते हैं। तो एनसीईआरटी वैसे ही हमें एक स्टोरी बिल्डअप करने में हेल्प करती है, क्योंकि हम 6th की पढ़ेंगे, 7th की पढ़ेंगे, 8th की पढ़ेंगे, 9th की पढ़ेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। मतलब एक स्टोरी फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हो, 6 से पढ़नी है, 7 से पढ़नी है। अब हमें ऐसा लगता है कि काश 6th में पढ़ ली होती वो एनसीईआरटी अच्छे से, तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी होती। लगता है, सभी को लगता है कि काश 9th में वो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली होती सर, तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी होती। होता है, लेकिन सभी उस एनसीईआरटीज को फिर से पढ़ते हैं, सभी उनको फिर से रिवाइज करते हैं। लेकिन जैसा हम 6th 7th में पढ़ते थे वैसा हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें बहुत जल्दी से एनसीईआरटीज को ख़त्म करना है, और हमें सिर्फ हमारे काम की चीज़ें देखनी है। हमें अल्टीमेट एम क्या है हमारा? अल्टीमेट एम है हमारा कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि आपको कोई टीचर बनना। आपको ये है क्या कि आपको 6th क्लास को जाके 7th क्लास को जाके पढ़ाना है? आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, आपको आईएएस बनना है ना। सो हम उस हिसाब से आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है जिससे कि हमें एग्जाम क्रैक करने में हेल्प हो। ऐसे भावनाओं में नहीं बहना है कि स्टोरी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी ही पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी सॉल्व करने लग गए, कोई किसी ने क्राफ्ट पेपर लिया, प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए, वो सब नहीं करना है, ठीक है। हमें हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एनसीईआरटीज हमें एकदम स्क्रैच से उठाती है, हम ग्राउंड लेवल पे ना, अगर आप 6th क्लास के एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो ये हमें एकदम ग्राउंड लेवल से यहाँ पे उठाती है, और ये एक सर्टेन लेवल तक ले आती है, ये एक सर्टेन लेवल तक ले आती है। फिर यहाँ से हम अपना बार कैसे रेस करते हैं? यहाँ से हम अपना बार स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स प्लस न्यूज़पेपर पढ़ के, और हम अपना बार यहाँ पे जो हमारा टारगेट ऊपर है हम वहां तक पहुंच जाते हैं। एनसीईआरटीज हमें नीचे से ऊपर उठने में मदद करती है, और फिर वहां से हम अगर कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़े प्लस न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स अगर बहुत अच्छे से पढ़े, तो ये हमारा लेवल एकदम ऊपर लेके जाती है, और इस चीज़ से हम अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब एक लॉजिक है, मैंने आपसे बोला था कि हमें हर चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए ना, कि एनसीईआरटीज पढ़ना क्यों है। देखो, हमने आर्टिकल 12 में क्या पढ़ा था? हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब आप बोलोगे कि सर आप अब भी पॉलिटी पढ़ाने स्टार्ट हो गए, हमें पॉलिटी नहीं पढ़ना है, चलो उसे छोड़ो, ठीक है। यूपीएससी गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, स्टेट यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट, यूपीएससी गवर्नमेंट का पार्ट है। एनसीईआरटी कौन पब्लिश करता है बच्चों? एनसीईआरटी भी गवर्नमेंट बुक्स है, एनसीईआरटी भी सरकारी, जो सरकारी नौकरी की आप दौड़ में लगे हो, एनसीईआरटी भी सरकारी बुक है ना।
तो एनसीईआरटी भी सरकारी बुक और यूपीएससी भी सरकारी। तो सरकारी सरकारी दोनों अपन मैथ्स में ऐसा करते थे ना कि मैच हो गया सर, सरकारी इज इक्वल टू सरकारी इज इक्वल टू सरकारी, ठीक है। सो ये वहां पे ये मैच हो गया है। यूपीएससी भी एनसीईआरटीज में से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रीलिम्स में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और मेंस के लिए ये हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पढ़ने जाओगे हिस्ट्री की तो आपको हो सकता है एकदम से समझ में नहीं आए, या आप डायरेक्ट आप सोचो कि सर मैं डायरेक्ट ज्योग्राफी की कोई बुक पढ़ लूँ तो हो सकता है समझ नहीं आए। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सो एनसीईआरटी उस चीज़ में हेल्प करता है। और सरकारी वाला कॉम्बिनेशन आपको पता ही है। अब आप बोलोगे कि सर एनसीईआरटीज अपडेटेड नहीं है, बहुत पुरानी भी है, कई एनसीईआरटीज तो कितने साल से अपडेट नहीं हुई सर, गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज कर दिया लेकिन वो अपडेट होके नहीं आई है हमारे पास में, तो उसमें हमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है, वो सरकार की समस्या है। हमारा एग्जाम भी सरकार ही कंडक्ट करवा रही है, गवर्नमेंट ही करवा रही है, यूपीएससी एक तरीके से, यूपीएससी इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो यूपीएससी को पता है कि अपडेट नहीं हुई है तो वो भी उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ में आपको लोड नहीं लेना है कि सर अपडेट नहीं हुई, ये है वो है, उस इन आर्ग्यूमेंट्स में आप मत जाइए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली एनसीईआरटीज कैन नॉट हेल्प अस टू क्रैक दिस एग्जाम। अब ये वाला पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं और फिर हम इतना खुश हो जाते कि हमारा कल प्रीलिम्स निकल ही रहा है, कल सर मतलब एकदम हमारा प्रीलिम्स मेन सब हो गया सर, हम तो इंटरव्यू में जा रहे हैं। एनसीईआरटीज आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। एनसीईआरटीज आपका एक एज बढ़ा देगी, ये आपको जरूर हेल्प करेगी कि आप प्रीलिम्स में 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा करके आओ कंपेरेबल टू अदर पर्सन। और 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कट ऑफ के लिए। 5-6 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो 2 क्वेश्चन भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन ये 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे जब हमारा वहाँ सिलेक्शन के लिए, जब हम कट ऑफ से 1-1 मार्क्स से बच्चे रह जाते हैं ना, तब जो तकलीफ होती है ना। सो एनसीईआरटीज हमें हेल्प करेगी कि हम वहाँ पे एज लेके जाएं। वो 5-6-7 क्वेश्चन जो एनसीईआरटीज के थ्रू हम वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे ना, वो हमें मदद देगा, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी से यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता है, ये चीज़ भी आप सोच लीजिए। एनसीईआरटीज प्लस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्लस न्यूज़पेपर तो मैंने बोला ही, एकदम आप ऐसे समझो कि न्यूज़पेपर के बिना कुछ होना नहीं है, प्लस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, प्लस कि हमें कैसे आंसर लिखना है, कैसे हमें ये मार्क करना है, ठीक है। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, मेंस की प्रैक्टिस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स प्लस न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ मिलके हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करती है। अलोन एनसीईआरटी कैन नॉट डू। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं फिर भी हमने क्रैक कर लिया, होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर आप मेरी मानोगे तो अगर आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना, इतनी वास्ट चीज़ें हैं उसमें, समझ में नहीं आता कई बार कि कैसे पहाड़ बन गए, क्या हो गया। लेकिन अगर आप उसे एनसीईआरटी से एक बार कवर करोगे तो आपके मन में एक स्टोरी बनेगी, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ लोगे तो आपके मन में एक स्टोरी बनेगी। जैसे ही आपने एनसीईआरटी पढ़ी और वैसे ही आपने कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाई, मान लो आपने एनसीईआरटी सारी हिस्ट्री की खत्म कर दी, देन यू हैव स्विच टू सम टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लाइक स्पेक्ट्रम। तो जैसे ही आप स्पेक्ट्रम को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो मैंने 8th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था, स्टोरी बन रही है। तो वो एक स्टोरी फॉर्मेशन में आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। नाउ ट्राई टू कवर एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to 12th। इसकी लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगा, ऐसे घबराना नहीं कि सर ने एकदम से बोल दिया 6 to 12 सर कितनी ज़्यादा एनसीईआरटी है, इस पे हम बात करेंगे। एक डिबेट होती है, पहले हम उस पर बात करते हैं। वो डिबेट क्या है, ओल्ड वर्सेस न्यू डिबेट। अब आप बोलते हो सर पुरानी पढ़ना है एनसीईआरटी कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है सर कि पुरानी, सर उसने तो मुझे नहीं बोला है, सर उसने तो मुझे पुरानी बोला है। ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप कोई सी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। जो एनसीईआरटी आपके पास में नहीं हो तो नहीं पढ़ लो, पुरानी हो तो पुरानी पढ़ लो, बस पढ़ लो, कोई ना कोई एनसीईआरटीज तो होगी ना। अब आप क्या करते हो, आप एक्सक्यूजेस देते हो। प्लीज़ एक्सक्यूज देना आप इस एग्जाम में छोड़ दीजिए, ठीक है। आप एक्सक्यूज़ देते हो कि सर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं थी, सर पुरानी से पढ़ना था, नहीं है ना, नहीं पढ़ लो। जिसके पास पुरानी है पुरानी पढ़ लो, जो है जो आपके पास में अवेलेबल है उसे पढ़ लो। अवेलेबल नहीं है तो आज की तारीख में इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे
NCERTs मिल जाती है, मतलब उनका PDF फॉर्मेट में हमें NCERTs मिल जाती है, नई पुरानी सब मिल जाती है। जो आपकी इच्छा हो रही है वो पढ़ लो। सिलेक्शन किसी का इसलिए नहीं रुकेगा कि उसने नई NCERT पढ़ी और पुरानी नहीं पढ़ी। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी इंसान का सिलेक्शन सिर्फ इस बेसिस पे नहीं रुक सकता है कि सर मैंने नई NCERT पढ़ी है और वो टॉपर ने बोला था कि पुरानी NCERT पढ़नी है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं दूसरी जगह दिक्कत होगी, NCERT से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। हाँ, चेंजेस हैं नई और पुरानी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। मान लो अगर हम जैसे हिस्ट्री की NCERTs की बड़ी डिबेट होती है कि सर नई पढ़े कि पुरानी पढ़े। अगर आपने नई NCERT पढ़ ली, ठीक है, आपने नई NCERT पढ़ ली, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ NCERTs नहीं पढ़ते ना बच्चों, हम NCERTs के साथ में क्या करते हैं, हम NCERTs के साथ में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो NCERTs में छूट गया है, जो आपका मान लो आपने नई NCERT से पढ़ा और आपको ऐसा लग रहा है कि सर पुरानी में ज़्यादा अच्छा था, तो अगर कुछ छूटा भी होगा तो जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तब आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। क्या आपके पास में इतना समय है कि आप नई भी पढ़ेंगे और पुरानी भी पढ़ेंगे? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े फूल हैं, क्योंकि जो चीज़ छूट रही है वो हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से अच्छे से कवर करेंगे, वो आप लोग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप दोनों में से कोई सी भी NCERTs पढ़ेंगे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो कवर नहीं होगी, ठीक है। आप जितने लोगों से पूछो वो कुछ ना कुछ नई NCERTs बता देते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। आप जितने लोगों से पूछोगे, कोई बोलेगा नहीं सिर्फ 9-10 पढ़ लो, कोई बोलेगा नहीं 6 से लेकर 12 तक सब पढ़ो, कोई बोलेगा बीच में 8 तो छोड़ दो, 9 तो छोड़ दो। जितने लोगों से पूछोगे उतने वो लोग अलग अलग NCERTs बताते हैं। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि सिर्फ यही NCERTs पढ़नी है, सिर्फ ये वाली नहीं पढ़नी है। सो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए कि आपको अटेम्प्ट कब देना है। आपको अटेम्प्ट 2023 में देना हो तो आप उस हिसाब से NCERTs पढ़िए। आपको अटेम्प्ट 2021 में देना हो, 2022 में देना हो, 2024 में देना हो, तो आप उस हिसाब से NCERTs को पढ़िए। एक चीज़ और, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th और 12th वाले मुझे सुनते हैं, सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट से कि आप बस एक ही काम कीजिए कि आप अपनी जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, आप कोई भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, आप बस अपनी उन NCERTs पे फोकस करिए ताकि आप बाद में आपका ये वाला समय बचा सकें। जो आप कॉलेज में आके NCERTs पढ़ते हो वो कम से कम आप स्कूल लेवल पे अच्छे से ख़त्म करके आओ। अगर आप साइंस वाले हो तो आप बायोलॉजी वाली NCERTs बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो तो चलो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ लीजिएगा। कोई कॉमर्स वाला है तो आप प्लीज़ इकोनॉमिक्स के NCERTs अच्छे से पढ़िएगा। अकाउंट्स तो चलो UPSC नहीं पूछ रहा, लेकिन इकोनॉमिक्स तो पूछेगा ना, तो आप इकोनॉमिक्स वाली अच्छे से पढ़ लो। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हो तो आपके जो भी स्ट्रीम्स हैं, आपने जो भी लिया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आप उनकी NCERTs बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपका बाद में टाइम बचे। आप स्कूल लेवल पे बस आपका एक ही काम है, और कहीं मत भागिए, कहीं मत जाइए। आपका बस एक काम है कि थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देख लिया। 11th-12th स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर आपने देख लिया है कि घर में न्यूज़पेपर आ रहा है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट डाल लो। प्लस आप जो NCERTs पढ़ रहे हो बस वो NCERTs को बहुत अच्छे से कवर करते चलो, ठीक है। नाउ फिनिश देम फास्ट। अब क्या होता है कि सर हमने NCERTs पढ़ना स्टार्ट कर दी, अब जैसे मैंने बोला है 6 to 12th पढ़ना है, ठीक, 6 to 12th पढ़ना है, तो आप सोचोगे 7 महीने, सर 7 महीने तो लग जाएंगे, इतनी सारी NCERTs हैं। 3 महीने के अंदर अंदर आपको 6 to 12th NCERTs ख़त्म करनी है। 6th क्लास के NCERTs 15 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। आपको कुछ आंसर एंड क्वेश्चन नहीं लिखना है कि NCERTs पढ़ के आप उसमें फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे, आप MCQ खेलेंगे। हमें सिर्फ अपने काम की चीज़ें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और आपको इतनी रीडिंग हैबिट डालनी होगी कि आप इन्हें बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकें, क्योंकि NCERTs बहुत सिंपल है। जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे जाओगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ NCERTs में बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे तो आपका टाइम बचेगा नहीं। सो आपको आपका टारगेट बनाना है कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर मैं सारी NCERTs ख़त्म कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगी। सो आप इन NCERTs को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, जल्दी से जल्दी उन्हें फिनिश ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। एवरीवन विल लेट टूअर्ड यू डोंट नीड टू मग अप कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब आप NCERTs पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है।
हमें एनसीईआरटीज इसलिए पढ़नी है सो दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, हमारे मन में एक स्टोरी फॉर्मेट बन जाए और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, रटना कोई सी चीज़ नहीं है। हाँ, आपको लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन सी हम कैसे ले सकते हैं, विटामिन डी, ए, बी, सी, जो भी है आपका, आयरन, आयोडीन, जो भी आपको ये लग रहा है कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इस टेबल को आप कहीं अपने दीवार पे या अपने नोट्स में कहीं लिख लेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, बस उसे। बाकी आप फटाफट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाउ टू मेक अ नोट्स पे मैं बाद में आऊँगा, पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ना है। ठीक, सो मैंने आप लोगों की एक लिए लिस्ट बनाई है, लिस्ट से घबराना नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। मैंने इसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप बोलोगे सर सोशल इशू, सर इन्वायरमेंट। बच्चों पहले इतना तो कर लो, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा बताओ मैं आपको बोल दूं कि हाँ सारी बुक्स ले आओ और फिर साथ में पढ़ना, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बेस्ट पॉसिबल एडवाइस जो मैं आपको दे सकता हूँ मैं वो दे रहा हूँ। आप लोग ऐसा करते हो कि सर अभी तो हमारे पास ये बुक ही नहीं है, सर अभी वो इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट होगा, सर हम ये कब करें। तो जो चल रहा है, क्या आपने ज्योग्राफी ख़त्म कर लिया, क्या आपने पॉलिटी ख़त्म कर लिया, तो जो चीज़ें चल रही है आप उसे तो ख़त्म करते नहीं हो। और सर ये भी कर लें, सर ये भी कर लें, ऐसा मत करो। जो चीज़ आपने उठाई है, आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को ख़त्म करो ना। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी को एक बार में फिनिश ऑफ करो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी को फिनिश ऑफ करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हो। आज पढ़ लेते हो, कल नहीं पढ़ते हो, फिर परसों पढ़ लेते हो, ऐसा काम मत करो। ठीक है, सो हम लिस्ट पे फोकस करते हैं। पहले हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 12th। यहाँ पे 11th वाली एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, 11th वाली एनसीईआरटीज मैंने मेंशन नहीं की। 6th, 7th, 8th से हमें इंडियन हिस्ट्री का आइडिया लगेगा, 9th, 10th में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का आइडिया लगता है, 12th अगेन इंडियन हिस्ट्री का। अब अगर किसी के पास में समय बहुत ज़्यादा कम हो कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो आप 6th, 7th, 8th और 12th ये 4 एनसीईआरटी तो पढ़िएगा। 9th, 10th में और भी एक बार बोल सकता हूँ कि स्किप कर दो, लेकिन 6th, 7th, 8th और 12th तो आपको पढ़नी ही है। और जिसके पास में प्लीज़ समय हो वो 9th, 10th ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री आता है और 9th, 10th से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगा। पूरा तो कवर नहीं होगा, एनसीईआरटी से पूरी चीज़ें कवर नहीं होती है, लेकिन आपको सारी चीज़ों के बेसिक्स मालूम होंगे। ठीक है, सो अगर आपके पास में टाइम है तो 9th, 10th वाला आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। नाउ कम टू द पॉलिटी पार्ट। पॉलिटी में हमें 9th, 10th, 11th, 12th मैंने मेंशन किया है। पॉलिटी में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस क्या हैं, हम उस एक्सेप्शंस की बात करते हैं। पॉलिटी में जैसे हम लोग लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हैं तो कई बार बहुत टर्म ऐसे आते हैं, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, मैं भी कई बार वर्ड यूज़ करता हूँ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है जो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही हो या हो सकता है आपको समझ में आ रही हो। जिस बच्चे को ये लगे, ये आपको अपने आप से बात करनी है। देखो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको खुद पता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। अगर फिर भी आप उस चीज़ से आप उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, है ना। तो ये आपको अपने आप से बात करनी है कि क्या मेरे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्या मुझे पता है कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, क्या मुझे पता है सोशलिज्म का मतलब क्या है, क्या मुझे पता है कम्युनिज्म का मतलब क्या है, क्या मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर हमें बेसिक्स तो पता है, हमें, आपने जैसे ही बोला कैपिटलिज्म मुझे समझ में आ गया कैपिटलिज्म क्या है, सर आपने जैसे ही बोला पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, सर आपने बोला सोशलिज्म क्या है, मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, डिटेल में नहीं जाना, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, देन यू डायरेक्टली गो टू क्लास 11 एंड क्लास 12। फिर आप 9th और 10th को छोड़ दीजिए। और अगर किसी बच्चे को लगे कि सर आपने बोला कैपिटलिज्म क्या है, सर समझ में नहीं आ रहा है, देन गो टू 9th, 10th, 11th, 12th। तब आपको 9th, 10th, 11th, 12th सभी कवर करनी है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो तो फिर 9th, 10th पे मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। देन गो डायरेक्टली टू 11th एंड 12th।
अब 11th में 2 बुक हैं, देखो हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं, इसे आप पेपर में कहीं मेंशन कर लो। 11th में 2 बुक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, एक एनसीईआरटी, एंड वन इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी को स्किप कर सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो और उसे पढ़ना हो तो वो भले ही पढ़ ले, बाकी आप पॉलिटिकल थ्योरी को आप स्किप कर दीजिए और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 11th में भी आपको एक बुक पढ़नी है और 12th की दोनों बुक, ठीक है। तो आपको 3 एनसीईआरटीज कहाँ किसकी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस की 3 एनसीईआरटीज पढ़नी है, दैट इज 11th वाली कॉन्स्टिट्यूशन वाली एंड 12th की दोनों बुक। क्लियर है इतना? और जिसे कुछ नहीं आता वो 9, 10th, 11th की एक और 12th की दोनों बुक, इतना आपको पढ़ना ही है। क्लियर है? देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरी ही एनसीईआरटी पढ़ लो, 6, 7, 8, 9, 10, 12, कुछ भी मिस करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की तो वो है क्लास 11th की। क्लास 11th वाली एनसीईआरटी को चाहे तो 2 बार रिवीजन कर लेना, लेकिन क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी का मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसलिए बोला है क्योंकि ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, सर प्लेट्यू कैसे बन गए, सर हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ लीजिए और इसका पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के इसको रख लीजिए कहीं पे। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और जो आपको किसी भी एक टेक्स्ट बुक में पूरा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा। इसलिए आप इसे एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए, बच्चों जैसी लैंग्वेज में आपको एकदम स्टोरी फॉर्मेट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर किसी के पास टाइम कम है तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना है, तो मैं भी आपके अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ। अब अगर किसी के पास में समय कम है कि नहीं सर मेरे पास तो बहुत टाइम कम है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू 11th एंड 12th। आप 11th एंड 12th पे चले जाइए। अगर आपको 11th की एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट ही 11th वाली एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 11th 12th कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास में समय है, आप 2023 में दे रहे हो या 2022 में ही दे रहे हो, तो अभी टाइम है, आप एक बार इन एनसीईआरटीज को कवर कर लीजिए ना। एक बार ज्योग्राफी को तो कवर कर ही लीजिए, ठीक है। देन कम टू साइंस। साइंस में 6, 7 एंड 8 ये जो 3 एनसीईआरटीज हैं, इनको आपको वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज जाना है। 6, 7, 8 में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। 6, 7, 8 एनसीईआरटीज में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट जाना है। जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे होते हैं उन्हें यूजली प्रॉब्लम किस में होती है, आप लोगों को यूजली प्रॉब्लम होती है साइंस में। तो 6, 7, 8 आप बहुत अच्छे से पढ़िए, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़िए, कुछ भी मिस मत करना, कोई भी वर्ड मिस मत करना। 9th और 10th में क्या होगा, 9th और 10th में हम लोग कुछ आप चीज़ें छोड़ सकते हैं, जैसे हमें केमिकल इक्वेशन सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। पता चले आप 9th की एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो और वहाँ पे आपने इक्वेशन देखी तो आप करने बैठ गए, हाँ इस इक्वेशन में ये है, ये ऐसा करना है, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गए। ये चीज़ मत करना, ठीक है। 9th और 10th में आप ये केमिकल के इक्वेशंस वाली चीज़ें और ये जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ें, ये एक्सरसाइज वगैरह इन्हें छोड़ देना, नहीं तो पता चले आप उन न्यूमेरिकल्स में भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने लग गए। देखो साइंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकदम लॉजिकल वाले आते हैं कि डायमंड स्पार्कल क्यों करता है, स्काई ब्लू क्यों है। तो हमें ऐसी ये लॉजिकल वाली चीज़ें ही पढ़नी है, आपको ऐसे फॉर्मूले और इन सब में नहीं जाना है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। एक चीज़ आपको साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से कवर करना है। 9, 10th का बायोलॉजी आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। 9th और 10th में आपको जो मैंने एक्सेप्शंस बताए हैं वो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के थे, लेकिन बायोलॉजी आपको 9th और 10th का बहुत अच्छे से कवर करना है, कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी विटामिन वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो 9, 10 का बायोलॉजी बहुत अच्छे से कवर करिएगा, उसमें कुछ मत छोड़िएगा। प्लस जो क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसके लास्ट 4 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लास 12th बायोलॉजी के सिर्फ लास्ट 4 चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे 11th का कोई रोल ही नहीं है, 12th में सिर्फ लास्ट 4 चैप्टर्स आपको कवर करना है। 11, 12th की एनसीईआरटीज में मत चले जाना, आपको पीएमटी या आपको नीट, सॉरी पीएमटी तो कब का चले गया, नीट या फिर JEE आपको क्रैक नहीं करना है। हमें हमारे एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देन कमिंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, तो किसी को बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि सर इकोनॉमिक्स में तो एकदम डब्बा गोल है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो 9th की भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 10th की भी पढ़ेंगे, 11th की भी पढ़ेंगे, 12th की भी पढ़ेंगे। आप 9th में देखो कि पावर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। 9th 10th में आप ये समझ जाओ कि पावर्टी वगैरह क्या है। छोटी छोटी बुक है, 4 चैप्टर्स तो हैं उनमें, स्टोरी वाइज है, तो आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि सर हमें ये बेसिक्स चीज़ें पता है, देन आप 11th में स्विच कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप 9th एंड 10th की भी इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स हैं नहीं उसमें। देन 11th 12th की एनसीईआरटीज आप कवर करिएगा, लेकिन उसमें सिलेक्टिव रीडिंग है। अब सिलेक्टिव रीडिंग में एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सी है? अब वो 11th में कि 12th में एनसीईआरटी ने इतना उसको मर्ज कर दिया है ना, पहले 12th में थी, अब पता नहीं, अब भी शायद 12th में ही है, ठीक है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स करके बुक, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे नेशनल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि जीडीपी क्या होता है उसमें, ठीक है। और इसमें एक बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग से रिलेटेड चैप्टर है, वो बैंकिंग वाला चैप्टर आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चैप्टर है, तो फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सो आपको बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 11th 12th में न्यूमेरिकल्स हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स करके है, इसको आप स्किप करने का सोच सकते हैं। एक माइक्रो चलती है, एक मैक्रो चल सकती है, तो इसको आप स्किप करने का सोच सकते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है, तो आप स्टैट्स को भी स्किप करने का सोच सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स हमारा कोई काम का नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आप स्किप करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या क्या है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, मैक्रो के सिलेक्टिव चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके बुक आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक को पूरा कर लेना अच्छे से, इस बुक में आपको पूरी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, डेवलपमेंट करके बुक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेक्टिव चैप्टर, जैसे एक बैंकिंग वाला चैप्टर होगा, एक फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर होगा। नेशनल इनकम में हमें सिर्फ ये देखना है जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स चीज़ें हैं आपको ये देखना है, न्यूमेरिकल में नहीं जाना है। स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली छोड़ दो, स्टैटिस्टिक्स हमारे कोई काम का नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन लीव, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 बुक्स करनी है, और आई थिंक ये दोनों बुक अब 12th में आ गई है, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने आपको नाम बता दिए हैं, तो आप इनको कंफर्म कर लीजिएगा। और 9th 10th का जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो 9th 10th को कवर करेंगे। एक चीज़ मैंने मिस की है, वो मिस ये क्या है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए एक फाइन आर्ट्स की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट्स क्लास 11th में जो फाइन आर्ट्स में जो एनसीईआरटीज चलती हैं, आप उस एनसीईआरटीज को भी पढ़ेंगे फॉर आर्ट एंड कल्चर, फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आप उसे भी कंप्लीट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर तमिलनाडु बोर्ड का कर लें, मैंने आपको पहले भी बोला है, बुक्स तो बेटा कभी ख़त्म नहीं होगी, एक बुक जाएगी दूसरी आएगी, एक बुक जाएगी, ऐसे करोगे तो कोई बुक ख़त्म नहीं होगी। जो एनसीईआरटी से कवर नहीं हो रहा है वो हम स्टैंडर्ड बुक से करेंगे ना। मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी से पेपर नहीं निकल सकता है। तो ये ऐसा डरने वाली बात नहीं कि सर तमिलनाडु बोर्ड, कर लेंगे उसे भी, पहले इतना कंप्लीट तो करो। ये कंप्लीट हो जाएगा क्या? आर्ट एंड कल्चर सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी से हो जाएगा? नहीं होगा ना, हम करेंगे। तो जो छूट रहा है वो हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से करेंगे, तो इसलिए कुछ चीज़ें स्किप भी करनी है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेस बनेगा, आपको इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटी में एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स में सिर्फ आपके बेस बनाने के लिए एनसीईआरटीज़ हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे एनसीईआरटीज़ को, इधर उधर कुछ नहीं देखना है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप लेट जाते हो, कोई भी वीडियो ऑन कर देते हो और सो जाते हो, ये चीज़ें नहीं चलेगी। एनसीईआरटीज़ आपको 3 महीने में ख़त्म करनी है, खुद पढ़ना है, हाथ में पेंसिल लेनी है और अंडरलाइन करना है, ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं। अब आप जब नोट्स बनाएंगे, अगर आपको लगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आप नोट्स बनाएंगे,
तो हम नोट्स कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस वाले पे चलता हूँ। हम नोट्स बनाते हैं जैसे, ठीक, ये हमारा पेज है। सो हम यहाँ पे अल्टीमेटली सारी चीज़ें बुक की उतार देते हैं कि जो बुक में लिखा है ना हूबहू हम उसे उतारने लगते हैं कि सर ये लाइन भी तो इंपॉर्टेंट है, सर ये लाइन भी तो इंपॉर्टेंट है। हमें सारी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है। ऐसा होता ही है कि हम जब कोई भी बुक पढ़ते तो हमें सारी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है। सो ये गलती नहीं करना है। आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे आपको एक तो पॉइंट फॉर्मेट्स में ऐसे नोट्स बना लीजिएगा और वर्ड्स लिखिए सिर्फ। जैसे मान लीजिए अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा क्लास 11th की एनसीईआरटी से, तो आप कैसे लिखेंगे, पार्ट 3 एनफोर्सिएबल लिख दिया, देन आर्टिकल 32 रिट्स, ऐसे सिर्फ ऐसे हमें कुछ कुछ वर्ड्स लिखने हैं। पार्ट 3 एनफोर्सिएबल, आर्टिकल 32 रिट्स, जैसे डीपीएसपी कर रहे हो अनएनफोर्सिएबल ये वो। तो ऐसे आपको एक स्टेटमेंट नहीं लिखना है। नोट्स आपको सिर्फ ऐसे बनाने हैं जो आपके लिए यूजफुल हो। क्या आपको आपके नोट्स बेचने हैं? आपको आपके नोट्स बाजार में जाके तो नहीं बेचना ना। तो आप नोट्स ऐसे बनाइए जो आप समझ सकें, ठीक है। हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम लास्ट टाइम पे उन्हें रिवाइज कर सकें। हम पेपर के 15 दिन पहले तो हम लक्ष्मीकांत या हम उन सारी बुक्स को खोल के नहीं पढ़ सकते ना। तो अगर ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे रहेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने देखा, अच्छा फंडामेंटल राइट्स अनएनफोर्सिबल पार्ट 3 ये वो ये आर्टिकल, खत्म, 3-4 मिनट में काम में हो जाएगा। अगर आप ऐसे सेंटेंस लिखने लग जाओगे बुक के हूबहू, तो वो नोट्स का मतलब ही क्या? नोट्स का पर्पस क्या होता है? नोट्स का पर्पस ये होता है कि हम 15-20 दिन पहले सर उसको हमने निकाला, हमने पढ़ा और साइड में रख दिया उस कॉपी को। तो आप नोट्स बनाते टाइम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटीज़ खुद पढ़िएगा, पेंसिल हाथ में रख के अंडरलाइन करते चलिएगा, कुछ भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आपको अपना प्लान खुद बनाना है। हम आपको हेल्प करने के लिए हर टाइम अवेलेबल हैं। आप जैसे जैसे वीडियोस बोल रहे हैं, जो जो आपकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर फॉर यू, ठीक। देन आपको ये एनसीईआरटी की लिस्ट भी क्लियर है, कौन कौन सी पढ़नी है। अब जो चीज़ें बच गई है जैसे सोशल इश्यूज़ वगैरह, तो वो जब कवर अप होंगे तब हम आपको बता देंगे कि उनमें क्या पढ़ना है। पहले ये 5 तो पढ़ो, पहले ये वाली चीज़ें तो आप पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ आएगी कि हमें लक्ष्मीकांत कैसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, मुझे ऐसा लग भी रहा है, तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सो हम बात करेंगे कि लक्ष्मीकांत कैसे इफ़ेक्टिवली उसे पढ़ना और कैसे हम उसे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर हम लक्ष्मीकांत को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। 1 डे और डे 1, हम आप हमेशा सोचते हैं कि हाँ कल से मैं पक्का करूंगा सर, कल से तो मेरे को करना ही है, कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से मैं एनसीईआरटी पढ़ ही रहा हूँ सर, बहुत मजे आने वाले, अब तो मैं यूपीएससी क्रैक कर दूंगा। कल कभी नहीं होगा, आज ही डे 1 करना होगा आपको। टुडे इज़ योर डे 1। हम ऐसा सोचते हैं सर आज तो बहुत लेट हो गए सर, आज तो 10 बजे उठे, कैसे पढ़ते बनेगा? 10 ही बजे है ना, अभी पूरा दिन बाकी है, तो उस टाइम में कम से कम 2 घंटे पढ़ लो यार, 2 घंटे पढ़ लो। ये कभी नहीं होगा, 1 डे कभी नहीं आएगा। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं सर कल 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको आज से, अभी से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, हर बच्चे के साथ में अलग अलग सिचुएशन होती है, तो यही चीज़ तो आपको सीखना है कि हमें हर सिचुएशन से लड़के इस एग्ज़ाम को पार करना है। हमें ये एग्ज़ाम बहुत कुछ सिखा देता है अपार्ट फ्रॉम द क्रैकिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। ये एग्ज़ाम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, और आपको भी ये चीज़ मन में लानी है कि कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं आए, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आए सर, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाऊंगा सर, और आप बड़े खुश होंगे, बहुत मज़े आने वाले हैं। सो ऐसी अप्रोच आपको रखनी है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें एनसीईआरटीज़ क्यों पढ़ना है, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ ज़रूरी है। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।